हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन अपन क्या करने वाले हैं? आज के सेशन अपन जो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल था उसके अपन ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वाली वीडियो अपन क्वेश्चन 4 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख लेंगे कितने क्वेश्चन अपने यहाँ पे हो पा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे कि 2-3 क्वेश्चन तो कंप्लीट यहाँ पे कम से कम कर ही लें। ठीक है, तो आइए अपन क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे पेज नंबर है अपना 4.46। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ पढ़ के अपन यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, देखिए, Masco Limited wishes to raise additional finance of rupees 10 lakhs for meeting its investment plan. It has rupees 2 lakh 10,000 in the form of retained earning available for investment purpose. क्या कह रहे हैं? जो मास्को लिमिटेड है वो यहाँ पे एडिशनल फाइनेंस रेज करना चाह रहे हैं। कितना? 10 लाख रुपीज का। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बोल दिया क्योंकि उनको अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है, उसके लिए वो एडिशनल फाइनेंस यहाँ पे करना चाह रहे हैं, मतलब मार्केट से 10 लाख रुपए यहाँ पे उठाना चाह रहे हैं। और जिसमें से वो क्या कह रहे हैं कि 2,10,000 रुपए किसके फॉर्म में रखना चाह रहे हैं? 2,10,000 रुपए रिटेन अर्निंग के फॉर्म वो यहाँ पे अपने पास रखेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से। फर्दर डिटेल्स अपन को यहाँ पे दे के रखी है, जैसे कि डेप्ट और इक्विटी का मिक्स दे के रखा है 3:7, है ना। मतलब डेप्ट का अपने पास कितना दे के रखा है? डेप्ट का हिस्सा अपने पास यहाँ पे दे के रखा है 3/10, और यहाँ पे इक्विटी का दे के रखा है अपने पास, इक्विटी का देख रखा है 7/10। या फिर इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि डेप्ट का यहाँ पे 30% है और इक्विटी का यहाँ पे 70% है। बात तो एक ही है। ओके, आगे फिर कॉस्ट ऑफ डेप्ट दे के रखी है, जिसमें कि अपन को बताया गया है कि अप टू ₹1,80,000 अपन को दे के रखी है 10%, लेकिन ये बिफोर टैक्स है ना। और उसके बियॉन्ड अगर 1,80,000 से ज्यादा अगर डेप्ट होती है तो अपन को यहाँ पे 16% इंटरेस्ट लगेगा। ये भी अपन को बिफोर टैक्स यहाँ पे दे के रखी है। अर्निंग पर शेयर अपन को 4 रुपए दे के रखा है यहाँ पे। डिविडेंड पे आउट दे के रखा है 50% ऑफ अर्निंग, मतलब जो अपन को ये अर्निंग दे के रखी है इसका 50% कर देंगे तो अपना डिविडेंड निकल के आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड अपन को 10% दे के रखा है, जो कि अपन को के निकालने में काम में आएगा। करंट मार्केट प्राइस दे के रखा है 44 रुपीज, टैक्स रेट 50% यहाँ पे दे के रखा है। क्या कैलकुलेट करना है अपन को? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस, मतलब जो भी अपन एडिशनल फाइनेंस कर रहे हैं 10 लाख रुपीज का, उसका अपन को क्या यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे बताना है। फिर सेकंड में अपन को डिटरमाइन करना है पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट। तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? कॉस्ट कैलकुलेट करना है, जो भी अपन ने एडिशनल डेप्ट ले रहा है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना है ना। वो भी कौन सी वाली? पोस्ट टैक्स वाली, है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाली? ए वाली। अपन को उनका एवरेज करना है ना। जो अपन ने बता के रखे थे दो इंटरेस्ट रेट वाले, एक 1,80,000 वाला और एक जो अपना बियॉन्ड जाएगा 1,80,000 से उसका। ठीक है, तो उसका अपन एवरेज यहाँ पे निकालेंगे। जब करेंगे तो और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। फिर थर्ड वाले में क्या कैलकुलेट करना है? डिटरमाइन करना है अपन को कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब के ई और के आर ई निकालना है यहाँ पे। और लास्ट में अपन को वही डब्ल्यू सी सी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से पॉइंट है, जिसको अपन आसानी से यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अपन को क्या बताना है? पैटर्न बताना है एडिशनल फाइनेंस का। देखिए, डिटरमाइन दी पैटर्न फॉर रेजिंग दी एडिशनल फाइनेंस। आइए यहाँ पे अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जाएगा अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर अपना 4, है ना। मिनट, ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, पहला पॉइंट अपन यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने पास क्या क्या था? एक अपने पास डेब्ट था और इक्विटी था, है ना। सिर्फ दोनों चीजें थी अपने पास। तो अपन निकालेंगे इक्विटी।
तो इक्विटी कितना था, मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया था कि यहाँ पे अपना इक्विटी था अपना 70% और डेब्ट था अपना 30%। तो इक्विटी कितना हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा अपना 10 लाख रुपीज का 70%, तो इक्विटी हो जाएगा ऐसा अपना 7 लाख रुपीज। और डेब्ट कितना हो जाएगा, डेब्ट हो जाएगा 10 लाख का 30%, यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख, है ना। ओके, अब अपन को क्या बताना है, ये हो जाएगा अपना कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर एडिशनल फाइनेंस। तो अभी अपन ने पैटर्न बता दिया कि इक्विटी और डेब्ट है। अब अपन को यहाँ पे इसका पैटर्न भी बताना है कि इक्विटी में क्या है और डेब्ट में अपना क्या है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, इसका अपन शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं कि मतलब इस चीज में अपना क्या क्या यहाँ पे है। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि अपने पास यहाँ पे इक्विटी है, तो इक्विटी अपने पास 7 लाख रुपीज है ना। और इक्विटी में भी अपने पास क्या क्या है, रिटेन अर्निंग भी है, रिटेन अर्निंग। ठीक है, वैसे इन दोनों को मिला के अपन मतलब दोनों को मिला के भी अपन यहाँ पे इक्विटी बोलते हैं। और अगर अलग कर देते हैं तो यहाँ पे अपना हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पे हो जाएगा अपना रिटेन अर्निंग। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा, इक्विटी में से 7 लाख माइनस 2 लाख 10,000 अपन माइनस कर देंगे रिटेन अर्निंग वाला, 2,10,000। तो यहाँ से अपना इक्विटी शेयर कैपिटल निकल के आ जाएगा 7 लाख माइनस 2,10,000। तो अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 4,90,000, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में ही दोनों चीजें रहती है, अपने इक्विटी शेयर कैपिटल भी रहती है और रिटेन अर्निंग भी रहती है। तो दोनों को मिलाकर अपने पास 7 लाख था। अपन को पता था रिटेन अर्निंग कितनी है, देखो मैंने ऊपर बता के रखा था ना कि रिटेन अर्निंग अपने पास 2,10,000 रुपए यहाँ पे। तो इक्विटी में से अपन ने क्या किया कि 2,10,000 रुपए माइनस कर दिए, तो अपने यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। और रिटेन अर्निंग तो अपन को पता ही है 2,00,000 अपनी 10,000 यहाँ पे है ना। अब डेप्ट, तो डेप्ट भी अपने पास दो थी, एक थी अपने पास कौन सी 10% वाली, एक थी अपने पास 16% वाली। तो 10% वाली कितनी थी, 1,80,000। तो डेप्ट एट इंटरेस्ट रेट, कौन सी वाली थी, 10% वाली, जो कि थी अपने पास यहाँ पर 1,80,000। और एक और डेप्ट कौन सी है, डेप्ट एट इंटरेस्ट रेट 16%। तो टोटल डेप्ट कितनी थी, 3 लाख, 3 लाख माइनस 1,80,000। तो अपने पास ये वाली निकल के आ गई। टोटल थी अपने पास 3 लाख, और 3 लाख में से अपन ने 1,80,000 माइनस कर दिया, तो अपने पास बची हुई मतलब जो भी अपने 1,80,000 से अबव है वो अपने यहाँ पे निकल के आ गई। जो भी अपना यहाँ पे बचेगा 1,20,000। टोटल फंड कितना हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे, टोटल फंड यहाँ पे वही 10 लाख रुपीज यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या निकाल लिया अपन ने, यहाँ पे जो भी अपना पैटर्न था यहाँ पे और जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर बना वो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे अपन, अपन को सेकंड पॉइंट में चलना है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला था, सेकंड पॉइंट में अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना था पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट। देखिए, अगर अपन को सिर्फ कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट बोलता आफ्टर टैक्स, तो अपन कैसे निकालते, इंटरेस्ट माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड, इससे अपन निकालते। ठीक है, लेकिन देखिए ये वाला किसी केस में लगता है, ये सिर्फ अपना अगर एक शेयर की वैल्यू सॉरी एक शेयर नहीं डिवेंचर्स की अगर वैल्यू दी हुई हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी सिंगल शेयर की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे के रखी है, डायरेक्ट अपन को अमाउंट यहाँ पे दे के रखा है। तो अगर अपन को कॉस्ट निकालनी तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, डायरेक्ट अपन यहाँ पे नेट प्रोसीड की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी अपना टोटल फंड है यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एक शेयर मतलब एक डिवेंचर्स के केस में, मतलब जो एक सॉरी यहाँ पे जो भी अपना एक डिवेंचर्स हो गया मतलब 10% वाला उसके केस में। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एवरेज की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो अपन को यहाँ पे दोनों का एवरेज यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10% वाला, और एक और प्लस करेंगे इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स
ये हो जाएगा अपना 16% वाला। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल फंड कर देंगे, तो अपना यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे समझा दिया, बाकी अपन इसको सॉल्व भी यहाँ पे करेंगे। ये हो जाएगा अपना यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो कैसा आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा अपना इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स भी कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये, एक मिनट, डिवाइड बाय टोटल फंड। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इंटरेस्ट आ जाएगा एट द 10% वाला। तो कैसे आएगा, 10% वाली जो भी डेप्ट थी अपनी, कितनी थी, 1,80,000। तो इस पर अपना हो जाएगा 10%, तो ये जाएगा अपना 18,000। और इंटरेस्ट या फिर यहाँ पे डेप्ट कर लीजिए, है ना, जो डेप्ट थी 10% वाली, और यहाँ पे जो डेप्ट थी वो थी अपनी 16% वाली। ये कितनी थी, 1,20,000। तो इस पर 16%, तो यहाँ से अपना इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 1,20,000 इंटू 16%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19,200। दोनों का इंटरेस्ट आ गया। तो सबसे पहले हो जाएगा अपना 18,000, यहाँ पे 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना बोला था यहाँ पे, टैक्स बोला था अपना 50%। तो यहाँ पे 0.50 प्लस यहाँ पे इसका इंटरेस्ट कितना था 16% वाले का, 19,200। 1 माइनस 0.50 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, टोटल फंड। टोटल फंड अपना कितना है डेब्ट का, टोटल फंड अपना यहाँ पे 3,00,000 रुपीज, है ना। ये मतलब कॉमन सेंस से भी निकल सकता है यहाँ पे, कैसे कि इसको जोड़ें और इसको जोड़ें तो भी अपना 3,00,000 आ रहा है। बाकी अपन को पहले से ही पता है कि यहाँ पे 3,00,000 अपना है। तो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ये 9,000 प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपना 19,200 इंटू 0.50। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 9600 डिवाइड बाय 3,00,000। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अपना 18,600 डिवाइड बाय 3, डिवाइड कर देंगे, 18,600 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे आ रहा है अपना 0.062 इंटू कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज में निकल के आ जाएगा 6.2%। तो के डी अपना कितना आ गया, 6.2%। यहाँ पे अपना के डी निकल के आ गया। ठीक है, अपन ने क्या निकाल लिया, यहाँ पे अपन ने कैलकुलेशन कर लिया पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का। ठीक है, के डी निकाल लिया यहाँ पे। अब चलते हैं तीसरे वाले की तरफ, जिसमें हमने क्या कैलकुलेट करना था, डिटरमाइन दी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना, अपन को दोनों यहाँ पे निकालनी थी। तो अपन वो भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। आइए, सी वाला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटीज को अपन प्यार से के ही बोलते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जिसको कि अपन के आर यहाँ पे बोलते हैं प्यार से। ठीक है, आइए कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहता है अपना के ई का, एक मिनट इसको देखिए, के ई का फॉर्मूला रहता है D1 अपॉन P0 प्लस जी। ठीक है, यही फॉर्मूला रहता है। तो अपन को क्या क्या चीजें यहाँ पे दे के रखी है, देखिए यहाँ पे अपन को दे के रखा है ये, एक मिनट देखिए, अपन को डिविडेंड अर्निंग पर शेयर्स और डिविडेंड पे आउट रेशियो दे के रखा है, इससे अपन डिविडेंड निकाल लेंगे। और ग्रोथ रेट अपन को 10% दे के रखी है, मार्केट प्राइस अपन को 44 यहाँ पे दे के रखा है ना। देखिए मार्केट प्राइस मतलब P0 को मार्केट प्राइस बोलते हैं, या फिर इसको मार्केट प्राइस बोल लीजिए।
मार्केट प्राइस, तो ये 44 दे के रखा है। ग्रोथ भी अपन को दे के रखी है, ग्रोथ कितनी दे के रखी थी, ग्रोथ दे के रखी थी 10%, 10% यहाँ पे दे के रखी थी। डिविडेंड अपन को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इसको कि अपन यहाँ पे D0 भी यहाँ पे बोल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे डिविडेंड निकलेगा अपना इक्वल टू अर्निंग जो अपन को दे के रखी है इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो अर्निंग कितनी दे के रखी है 4 और डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 2, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे 4 दे के रखी थी और इसका अपन को करना है 50%, तो यहाँ पे अपने कितने निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, D0। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन तो अपन को चाहिए नहीं है यहाँ पे। तो देखिए D1 कैसे निकलता है, ऊपर इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, है ना। एक मिनट, ये वाला D1 कैसे निकलता है, यहाँ पे D1 निकलेगा अपना D0 1+G अपॉन P0 प्लस G, है ना। अब तो निकल आया क्योंकि D0 अपन को पता है यहाँ पे, तो 2 1+0.10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 44 प्लस 0.10, तो यहाँ पे 2 इंटू 1.10 डिवाइड बाय 44 प्लस 0.10, तो यहाँ पे कितना अपना 0.15 आ गया, मतलब अपन का परसेंटेज में आ गया 15% के यहाँ पे अपना आ गया, है ना। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे अपन को KRE भी कैलकुलेट करना है, तो अब अपन यहाँ पे KRE कैलकुलेट करेंगे। देखिए KRE का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, KRE का फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस अपना हो गया पर्सनल टैक्स और इंटू 1 माइनस हो जाएगा अपना यहाँ पे ब्रोकरेज। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी अपन को देखिए पर्सनल टैक्स और ब्रोकरेज की बात यहाँ पे नहीं की गई है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि उसकी दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी और अपना KRE इक्वल टू किसके हो जाएगा, के, है ना। सिंपल है बिल्कुल सा। यहाँ पे देखिए के कितना कैलकुलेट किया अपन ने 15, 1 माइनस 0 और इसका भी हो जाएगा 1 माइनस 0, तो यहाँ पे अपना कितना 15% यहाँ पे KRE निकल के आ जाएगा। ठीक है, अपन ने यहाँ पे दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब क्या कैलकुलेट करना है लास्ट वाले अपन को, लास्ट वाले कैलकुलेट करना है अपन को WACC, है ना, तो वो भी अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, जिससे ये क्या हो जाएगा अपना इतने में ही अपना यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब इतने अपन क्या कैलकुलेट कर ले रहे हैं अपना डी वाला पॉइंट, इसमें अपन को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं WACC भी यहाँ पे अपन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। पर्टिकुलर हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, वेट आ जाएगा, अपना COC आ जाएगा और WACC यहाँ पे आ जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC, है ना। तो अपन कितनी चीजें थी अपने पास, दो चीजें थी, कौन कौन सी थी, एक तो अपने पास इक्विटी था और एक अपने पास यहाँ पे डेब्ट था। तो आप कहेंगे सर अपने पास तो इक्विटी में क्या क्या था, इक्विटी में अपने पास इक्विटी में यहाँ पे अपना इक्विटी शेयर कैपिटल भी था और रिटेन अर्निंग भी था और डेब्ट में भी दो चीजें थी, लेकिन आपने तो यहाँ पे सब इक्विटी और डेब्ट लिख दिया। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि देखिए जो अपना के ई था, यहाँ पे के ई कितना आया था, यहाँ पे देख सकते हैं के आया था अपना 15% और KRE भी आया था अपना 15%। तो जरूरी नहीं है कि इनको अपन अलग अलग लिखें, है ना। अगर आप मतलब क्या करेंगे, इनको अगर अलग अलग भी लिखेंगे, मतलब जैसे के ई को आपने लिख दिया, कितना निकला था के ई यहाँ पे अपना
सॉरी इक्विटी कितना निकला था यहाँ पे, इक्विटी निकला था 490। 490 इंटू अपन क्या करेंगे, के से करेंगे 15%, और फिर के मतलब रिटेन अर्निंग लिखेंगे और के आर ई से इंटू करेंगे 15%, तो उसका सेम मतलब हो जाएगा। या फिर अपन क्या करें कि जो अपना इक्विटी है उसको डायरेक्ट 3 लाख लिखें और इंटू कर दें अपना 15% से, तो एक ही मतलब है ना, क्योंकि इनका रेट सेम, अगर रेट अलग अलग होता तो अपन अलग अलग लिखते, रेट अलग अलग नहीं है इसलिए अपन इनको एक साथ यहाँ पे लिखेंगे। सेम ऐसे ही किसके केस में, डेप्ट के केस में, इनका जो चूंकि दोनों का अपन ने एवरेज कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल लिया है, इसलिए इनको अपन 180 को और 120 को यहाँ पे मिला के ही 3 लाख यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना। अगर इनका रेट अलग अलग होता तो इनको अपन दोनों को अलग अलग लिखते, है ना। देखिए अपना इक्विटी है, इसलिए इक्विटी को यहाँ पे अपन कितना लिखेंगे, 7 लाख लिखेंगे, और डेप्ट को यहाँ पे 3 लाख लिखेंगे। आई होप सो आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे समझ में आया होगा, क्योंकि अपन के साथ में क्यों लिखना है, क्योंकि उनका रेट सेम है। अगर आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग करके भी कर लीजिए, अलग अलग में भी अपना क्या आएगा, यहाँ पे आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, वेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, टोटल हो जाएगा अपना 10 लाख, और इसका 0.70, इसका 0.30, इसका इक्विटी का तो दोनों सेम ही है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और इसका तो एक ही निकला है अपना, कितना आया था, इसका आया था 6.2%, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 6.2, इंटू कर दीजिए 0.70 इंटू 15, तो 10.5 आ गया, और यहाँ पे 0.30 इंटू 6.2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1.86 आ गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ गया अपना WCC, या अपना 12.36%, है ना। एक बार मैच कर लें, 12.36% यहाँ पे अपना आ गया। ठीक है, सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं था, बस एक एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना तो अपने से अच्छे से बन जाए। क्या होगा कि अगर आप कहीं अटकेंगे तो ये कि प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो अपने बिल्कुल हाथ इस पे बिल्कुल से जम जाएगा, है ना। तो अपन ने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे करते हैं। एक बार रीड कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कर लिया, रीड कर लिया क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी करना है, रीड करिए, रीड। ठीक है, आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5। अगर नहीं किया रीड तो वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए, फिर ही करना, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बोल रहा हूँ कि पहले रीड कर लीजिए, क्योंकि जब अपन एक बार रीड कर लेते हैं फिर अपन को और अच्छे से यहाँ पे समझ में आता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, determine the cost of capital of Best Luck Limited using the book value and market value weight from the following information। तो अपन को क्या डिटरमाइन करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है बेस्ट लक लिमिटेड की, जिसमें अपन को बुक वैल्यू का भी यूज करना है और मार्केट वैल्यू वेट का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना। मतलब अपन को यहाँ पे WACC निकालनी है, बुक वैल्यू से भी निकालनी है और अपन को मार्केट वैल्यू से यहाँ पे निकालनी। तो इक्विटी दे के रखा है, रिटेन अर्निंग दे के रखा है, प्रेफरेंसेस दे के रखा है, डिवेंचर्स यहाँ पे दे के रखा है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, जैसे कि फर्स्ट वाले पॉइंट में अपन को इक्विटी दे के रखी है, इक्विटी शेयर आर कोट एट 130 पर शेयर, एंड न्यू इशू प्राइस एट रुपीज 125 पर शेयर विल बी फुली सब्सक्राइब, फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी ₹5 पर शेयर। तो अपन को यहाँ पे बता के रखा है कोड कितने पे हो रहा है, 130 पे, लेकिन उसका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है अपना, ₹125, और फ्लोटेशन कॉस्ट अपना ₹5 देख रखा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में लगाई अपन को। सेकंड पॉइंट में क्या देके रखा है, अपन को डिविडेंड के बारे में बताया गया है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर डिविडेंड हैव स्टेडली इंक्रीज्ड फ्रॉम 10.60 टू 14.19 पर शेयर। अपन को बताया गया है कि पिछले 5 साल में अपना डिविडेंड ₹10.60 से बढ़ के कितना हो गया है, ₹14.19 तक यहाँ पे हो गया है। डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15 पर शेयर।
अपन को यहाँ पे बता दिया गया है कि जो अपना डिविडेंड है, यहाँ पे देखिए बोल के रखा है कि एक्सपेक्टेड, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, डी1 की बात कर रहे हैं कि डी1 यहाँ पे अपना 15 है। ठीक है, तो सर फिर ये वाली इन्फॉर्मेशन क्यों दे के रखी है, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, तो इस वाली इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे अगर आपने इलस्ट्रेशन किए होंगे तो अपन ने ऐसा इलस्ट्रेशन भी किया है कि इस वाले इन्फॉर्मेशन से अपन को यहाँ पे ग्रोथ निकालने का यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाली इन्फॉर्मेशन से यहाँ अपन ग्रोथ निकालने अपन को हेल्प हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स 15% प्रेफरेंस शेयर्स विद फेस वैल्यू ऑफ ₹100 वुड बी रियलाइज, अपना कितना हो रहा है 105 पर शेयर पे। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स का यहाँ पे बता दिया अपन को, और बता दिया गया है कि रिलाइज अपना 105 यहाँ पे हो रहा है, तो अपना केपी यहाँ से निकल आएगा। फिर फोर्थ वाले पॉइंट में डिवेंचर्स के बारे में बताया है, दी कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर 15% डिवेंचर बट द यील्ड ऑन द डिवेंचर ऑफ सिमिलर मेच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16% और फ्लोटेशन कॉस्ट अपन को यहाँ पे 2% देके रखिए। क्या कह रहे हैं, कंपनी इशू कर रही है 11 ईयर की, मतलब रिन्यूएबल डिवेंचर इशू कर रही है जो कितने 15% यहाँ पे कर रही है, मतलब कितना इंटरेस्ट देगी 15%। लेकिन यहाँ पे बता के रखा है कि अगर अपन 15% दे रहे हैं मतलब इंटरेस्ट पे, लेकिन सेम क्लास के जो मेच्योरिटी है मतलब रिस्क क्लास को मतलब दूसरी जगह कितने मिल रहा है 16% का इंटरेस्ट मिल रहा है, अपन दे रहे हैं 15%, और सामने वाली जो दूसरी जगह है सेम रिस्क क्लास पे कितना 16% का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इससे अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को यहाँ पे जो अपना शेयर मतलब जो भी डिवेंचर है अपन को डिस्काउंट पे इशू करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है कि अपन यहाँ पे 100 पे अपन यहाँ पे ₹15 इंटरेस्ट दे रहे हैं, और दूसरी जगह पे यहाँ पे 100 पे क्या कर रहे हैं, 100 पे 16% का डिवेंचर्स मिल रहा है ना। तो लोग क्या करेंगे, लोग इसकी तरफ जाएंगे ना जहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपना डिवेंचर यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो जाए अपना यहाँ पे एक मैच हो जाए। अगर यहाँ पे 100 पे 16% मिल रहा है तो अपन शेयर डिस्काउंट भी इशू करेंगे, इसमें अपना 15% तक यहाँ पे आ जाए, मतलब टोटल यहाँ पे 16% के बराबर ही अपना यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, बाकी अपन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या दे के रखा है अपन को, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे के रखा है अपना 35%, और अपन को इग्नोर करना है डिविडेंड टैक्स। फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, देखो यहाँ पे बता दिया गया है ये वाली बात। ठीक है, अगर ये वाली बात यहाँ पे नहीं बताते कि फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इशू प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है जब तक कि अपना क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बोले। स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोल देता है, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बोला है फ्लोटेशन कॉस्ट अपना फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है खत्म, तो आइए अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना 5, तो बुक वैल्यू से भी करना है, और अपन को किससे करना है, और अपन को मार्केट वैल्यू से यहाँ पे करना है। कैलकुलेशन ऑफ WAC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किससे करना है, बुक वैल्यू अपन को बुक वैल्यू वेट से यहाँ पे करना। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। अपना पर्टिकुलर अमाउंट वेट COC और अपना WACC, ये जाएगा अपने यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ जाएगा वेट, यहाँ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ WACC। अब सेम अपन को क्या कैलकुलेट करना है, सेम अपन को कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ WACC एट मार्केट वैल्यू वेट। मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से, है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉपी कर दे रहे हैं यहाँ पे, सेम ही है क्योंकि
देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले आ जाएगा अपना क्या क्या देके रखा था अपने को, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स। इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स और अपना हो जाएगा डिवेंचर्स, है ना। इसके केस में भी अपना शेयर्स, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स। क्या क्या वैल्यू देके रखी है, बुक वैल्यू इसकी देके रखी है। देखिए अपन को लैक्स में देके रखे हैं, तो अपन एक काम करेंगे इनको मतलब लैक्स में यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि 120, 120 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इन लैक्स। 120, 30, 36 और 9 टोटल करेंगे, तो 120 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 9, तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 195 हो गया। वेट निकाल लेंगे, वो कैलकुलेट करो, 120 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 9, तो कितना हो रहा है, 195 यहाँ पे हो रहा है। वेट निकालेंगे, वेट कैसे निकलता है, मतलब 195 में इक्विटी का कितना वेट है, तो 120 डिवाइड बाय 195, तो कितना आ रहा है अपन को, 3 डेसिमल तक लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो 0.615। ऐसे ही रिटेन अर्निंग का निकालेंगे, 30 डिवाइड बाय 195, तो कितना आ रहा है, 0.153, है ना। आगे 8 है तो राउंड ऑफ करके उसको 4 कर देंगे, तो 0.154। अब प्रेफरेंस का 36 डिवाइड बाय 105, तो यहाँ पर जाएगा अपना 0.34, यहाँ पे 2 है, राउंड ऑफ करके हो जाएगा 3। अब 9 डिवाइड बाय 195, तो हो जाएगा अपना 0.04 और यहाँ पे हो जाएगा अपना 6, है ना। अब सेम ऐसा अपन क्या करेंगे, सेम अपना मार्केट वैल्यू वेट में भी निकाल लेंगे, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू तो अपन को दी गई है और डिवेंचर्स की वैल्यू भी दी गई है और यहाँ पे सिर्फ इक्विटी की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे रिटेन अर्निंग की वैल्यू नहीं दी गई, क्या रिटेन अर्निंग यहाँ पे नहीं है, तो मेरा आंसर यहाँ पे होगा कि बेटा यहाँ पे रिटेन अर्निंग का वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन अपन को इक्विटी में यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे इंक्लूड है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा सर इसको फिर अपन कैसे पता चलेगा कितना यहाँ पे इक्विटी है अपना और कितना रिटेन अर्निंग है। तो देखिए इस वाले को अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों की है तो अपन को बुक वैल्यू का जो है ना इस वेट में ही अपन को क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो में अपन को इसको डिवाइड करेंगे, तो अपने यहाँ पे इक्विटी और रिटेन अर्निंग दोनों की यहाँ पे निकल के आ जाएगी, है ना। तो नीचे कर दें यहाँ पे, देखिए इक्विटी आ जाएगी अपनी 200 लाख था ना, तो 200 डिवाइड बाय टोटल करेंगे, है ना, बुक वैल्यू का टोटल 120 प्लस 30, 120 प्लस 30 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 120, निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 150 इंटू 120, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 159.99, मतलब 160 लाख यहाँ पे आ रहा है ना, क्योंकि ये अपना लैक्स में ही सारे। अब ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, ऐसे यहाँ पे रिटेन अर्निंग आ जाएगा, 200 लाख डिवाइड बाय 120 प्लस 30 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 40, 200 डिवाइड बाय 150 इंटू 30, तो आ जाएगा अपना यहाँ पे 40 लाख, है ना, बिल्कुल सिंपल था। तो यहाँ पे अपना अपन को इक्विटी भी मिल गया जो कि अपना 160 है, और यहाँ पे अपना रिटेन अर्निंग भी मिल गया जो कि अपना 40 है। प्रेफरेंस शेयर्स तो अपन को दे के रखा था, कितना था, 33,75,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 33.75, और डिवेंचर्स कितना है, डिवेंचर्स यहाँ पे 10,40,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 10.40, टोटल कर दीजिए, 160 प्लस 40 प्लस 33.75 प्लस 10.40, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 244.15, यहाँ पे आ रहा है। इनका वेट निकाल लीजिए, तो 160 डिवाइड बाय आ जाएगा 44.15, तो कितना आ रहा है, 3 डेसिमल तक लिखेंगे, तो 0.655। अब 40 डिवाइड बाई 244.15, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 0.164, राउंड ऑफ करके अपन यहाँ पे 4 कर दिया। अब प्रेफरेंस शेयर्स का 33.75 डिवाइड बाई 244.15,
0.15। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 0.138। अब डिवेंचर्स का निकालिए, 10.40 डिवाइड बाय हो जाएगा 244.15। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है अपना 0.04 का हो जाएगा यहाँ पे 3, है ना। 3 डेसिमल तक लिखने थे तो अपन ने यहाँ पे लिख लिए। अब आपका यहाँ पे एक डाउट और आ रहा होगा कि सर जो क्वेश्चन में अपन ने मतलब जो आईसीआई ने सॉल्व करके दिया है, स्टडी मटेरियल दोनों को साथ में कर दिया गया है और मतलब थोड़ा और अजीब तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो मेरा आंसर यहाँ पे हुआ क्या, हमेशा अपन को जो ऊपर इलस्ट्रेशन में भी किए हैं और बाकी क्वेश्चंस में भी किए हैं, अपन को एक ही पैटर्न में करना है, ठीक है। आईसीआई के सॉल्यूशन पे मत जाना, क्योंकि आईसीआई ने मतलब अगर जैसे बहुत सारे क्वेश्चन किए तो कहीं कहीं अलग अलग पैटर्न यूज करना है, लेकिन अपन को एक ही पैटर्न के साथ यहाँ पे जाना है, जिससे क्या होगा कि अपन का कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो, ठीक है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, मार्क्स भी अपन को पूरे यहाँ पे मिलेंगे। तो घबराइए नहीं कि सर एक साथ ही कर दें, क्या अलग अलग भी करेंगे, बुक वैल्यू के साथ अलग, मार्केट वैल्यू के साथ अलग, तो भी अपने यहाँ पे क्या होगा, पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। और एक मतलब क्या रहेगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स यहाँ पे अपना रहेगा, ठीक है। ज्यादा ऐसा नहीं है कि अपन को ये भी करना है वो भी याद रखना है, वैसे ही सिलेबस इतना वास्ट है तो अपन को ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, तो अपन ने ये सब सारी चीजें निकाल ली। इसका टोटल यहाँ पे आएगा 1 और इसका भी टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1। अब सारी चीज निकली, सिर्फ अपन को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे निकालनी। ये बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल इजी था, है ना, सब समझ में आया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आइए, तो सबसे पहले निकालते हैं अपन ए नंबर पे कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं, है ना। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको कि अपन प्यार से क्या बोलते हैं, कि यहाँ पे बोलते हैं। तो क्या फॉर्मूला रहता है के का फॉर्मूला रहता है के इज इक्वल टू P1/P0 प्लस यहाँ पे जी, है ना। तो क्या क्या चीज देख रखे, D1 अपन को यहाँ पे दे के रखा था, देखिए D1 अपन को 15 यहाँ पे दे के रखा था। ग्रोथ अपन को इस वाले से निकाल ली है, और मार्केट प्राइस भी अपन को दे के रखा था कितना, 125 था। और फ्लोटेशन कॉस्ट अपन को यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी 5, तो अपना यहाँ से आ जाएगा। D1 यहाँ पे दे के रखा था, P0 दे के रखा था, ठीक है, कितना 125 दे के रखा था। फ्लोटेशन कॉस्ट दे के रखी थी 5 रुपीज, और जी अपन को निकालना था। D1 कितना दे के रखा था, D1 दे के रखा था अपन को 15 यहाँ पे दे के रखा था। जी निकालनी है अपन को, तो जी अपन यहाँ पे निकालेंगे। ग्रोथ अपन को यहाँ पे निकालनी, तो ग्रोथ कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस वाले फॉर्मूले से अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मतलब आपने फाउंडेशन में ही पढ़ा होगा कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 + R⁴ n, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जगह अपन को क्या यूज करना है, आर की जगह पे यहाँ पे यूज करना है अपन को जी, है ना, वही सेम फॉर्मूला है। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है अपनी, फ्यूचर वैल्यू है अपनी, फ्यूचर में जाके कितना हो जाएगा अपना डिविडेंड, ये हो जाएगा अपना 14.19, और अभी कितना है करंट में अपना 10.60, मतलब अभी बोल रहा है ना कि 5 ईयर्स में क्या हो गया है, 10.60 बढ़ के अपना 14.19 हो गया है। मतलब करंट में अपना है 10.6 और फ्यूचर में जाके कितना हो गया 14.19। तो 14.19 हो गया फ्यूचर में जाके, और यहाँ पे 10.60 है। 1 + G अपन को निकालना है, और n कितना है अपना 5 है, क्योंकि 5 ईयर की बात हो रही है। अब 14.19 डिवाइड बाई 10.60, 1 + G इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 14.19 डिवाइड बाई 10.60, तो कितना आ जाएगा 1.3387, है ना। 4 डिजिट तक ले लेंगे तो भी अपने यहाँ पे चल जाएगा। 1 + G इक्वल टू 5। अब क्या हो जाएगा, 5 की पावर इस साइड आ जाएगी, तो 1/5 की बन जाएगी, तो 1.3387, इसके ऊपर 1/5, 1 + G। तो अब अपन यहाँ से जी निकाल लेंगे सर, लेकिन यही तो दिक्कत है ना, अगर 4 होता तो 2 बार अंडर रूट कर देते, और 2 होता तो 1 बार अंडर रूट कर देता। सर ये सॉल्व करना तो आता ही नहीं, कैसे सॉल्व करते सर इसको। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। फाउंडेशन में आपने पढ़ाया हो, मतलब आपके मतलब जब आपने सॉरी सेट, जब आपने मैथ्स पढ़ा होगा ना फाउंडेशन में, स्टेट्स वगैरह पढ़ा होगा, जब जाके टीचर्स ने पढ़ाया होगा आपको, भूल गए हो, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। क्या करना है, सबसे पहले अपन को
टाइप क्या करना है यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पे स्टेप्स लिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है आपको, टाइप करना है जो भी अपनी वैल्यू है, मतलब टाइप करना है 1.3387, 1.3387। फिर दूसरे में क्या करना है आपको, दूसरे अपन को अंडर रूट करना है, कितने बार अंडर रूट करना है अपन को, 12 टाइम्स। करिए, सबसे पहले टाइप कर लिया 1.3387, 12 बार अंडर रूट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब क्या करना है थर्ड स्टेप में अपन को माइनस करना है 1, माइनस करना है 1, और डिवाइड कर देना है किससे, डिवाइड कर देना है एन से। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, एन यहाँ पे क्या है, एन अपना 5, तो 5 से अपन को डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 5। फिर फिफ्थ स्टेप में करना है +1, +1। फिर सिक्स स्टेप में क्या करना है, इनटू इक्वल टू कितने बार करना है, 12 टाइम्स। करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। अब आ गया, अब सेवेंथ स्टेप में क्या करना है, इसमें अपन को माइनस कर देना है 1, माइनस नहीं, ठीक है, इतना ही कर लीजिए। ठीक है, सिक्स स्टेप कर ली तो अपने आपने यहाँ पे स्क्रीन पे अपना आ रहा होगा, ये देख सकते हैं, 1 पॉइंट दिख रहा होगा, 1.066 करके कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, है ना। तो ये अपना यहाँ पे आ रहा होगा, एक मिनट, ये आ रहा होगा अपना 1.0600, ऐसा कुछ आ रहा होगा, है ना। और यहाँ पे ये अपनी वैल्यू मतलब यहाँ पे निकल के आ गई, 1 + g हो जाएगा। अब क्या करना है, 1.06 माइनस, यहाँ पे 1 इस साइड आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब इसमें जाएगा तो क्या बचेगा, 0.0600 इक्वल टू जी, मतलब इसका मतलब क्या है, 0.06 ही अल्टीमेटली, तो जी यहाँ पे कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा 0.06, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, जी इक्वल टू 6%, है ना। परसेंट इस फॉर्म में अपना आ जाएगा 6। तो ये अपनी यहाँ पे स्टेप्स हैं, मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह आपको बता दिया, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन अपना क्रिएट यहाँ पे नहीं हो। तो जी अपना कितना निकल के आ गया, जी अपना यहाँ पे 6% निकल के आ गया। अब से अपन को फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करना है, कि इक्वल टू डी, डी अपन को पता है, डी अपना 15 है, और P0, देखिए P0 में क्या हो जाएगा, P0 अपने यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट में यहाँ पे माइनस होगी, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अभी लिखिए आप D1 + G, है ना, मैंने आपको बता दी फ्लोटेशन कॉस्ट में यहाँ पे माइनस होगी। D1 कितना है, 15 है, तो 125 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट अपनी यहाँ पे 5 प्लस जी कितना है अपना 0.06, सॉल्व कर दीजिए तो अपना के ही आ जाएगा। तो 15 डिवाइड बाय हो जाएगा 120 प्लस 0.06, तो अपना कितना हो गया 18.5, यहाँ पे अपना ये निकल के आ गया के, है ना। टफ नहीं था, इजी था, बस अपन को ये स्टेप्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि ये स्टेप्स लगाने हैं, और अपन को ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, उससे अपने क्या क्या ग्रोथ निकल के आ जाएगी। तो के ही निकाल लिया, अब क्या निकालना है अपन को, अपन को निकालना है, अब चलते हैं, ये अपन को रिटेन अर्निंग भी यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए रिटेन अर्निंग में अपन को क्या है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट और ब्रोकरेज की बात यहाँ पे नहीं की गई है, तो यहाँ पे बी वाला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इसको अपन की आदि भी यहाँ पे बोलते हैं। देखिए अपन ने यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज और यहाँ पे पर्सनल टैक्स की बात नहीं की गई है, तो अपना क्या बताया था ऊपर वाले क्वेश्चंस में कि के इक्वल टू क्या होता है, के आर ई, है ना। तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे के ई कितना 18.5, तो अपना के आर ई भी 18.5% यहाँ पे हो जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं, बताइए। तो यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी अपन के आर ई कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अपना फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे माइनस नहीं होती है ना। क्योंकि के आर ई क्या होता है, रिटेन अर्निंग होती है, रिटेन अर्निंग अपने कहीं इशू करके थोड़ी ना ला रहे हैं, अपने ब्रोकरेज वगैरह फ्लोटेशन कॉस्ट लगे। जो रिटेन अर्निंग रहती है तो अपने खुद के पास रहती है, तो अपने कोई फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं लगती है। तो के आर ई का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, सेम किसके जैसे, कि ये अपना के ई के जैसे, D1/P0 प्लस जी। सिर्फ यहाँ पे जो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है, यहाँ पे मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे।
KRE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस G। तो यहाँ पे अपना ए फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगा, है ना। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो अपना D1 यहाँ पे कितना था, D1 था अपना यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 125 प्लस 0.06। तो यहाँ से अपना KRE निकल के आ जाएगा। तो 15 डिवाइड बाई 125 प्लस 0.06, तो यहाँ पे कितना है 0.18, मतलब 18% अपना यहाँ पे KRE निकल के आ गया। तो यहाँ पे अपन ने KRE भी निकाल लिया। अब थर्ड में अपन क्या करेंगे, KP निकाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर्स, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, KP यहाँ पे बोलते हैं अपने प्यार से। तो KP इक्वल टू क्या होता है, KP इक्वल टू होता है अपना प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपना कितना दे के रखा है, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड दे के रखा है 15%। तो फेस वैल्यू पे निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और मार्केट वैल्यू अपने पास कितने रियलाइज हो रही है 105। तो 15 डिवाइड बाय 105, तो यहाँ से अपना KP आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 105, तो कितना आ गया यहाँ पे 14.28% अपना यहाँ पे KP निकल के आ गया। अब डी में क्या निकालेंगे अपन, डी वाले अपन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, जिसको अपन KD बोलते हैं ना, KD बुलाते हैं प्यार से इसको अपन। तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, लेकिन इसके इसके लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। सबसे पहले क्यों, क्योंकि 11 ईयर का बोल दिया, मतलब अपन को रिन्यूअल डिबेंचर्स की बात यहाँ पे की गई है, और रिन्यूअल डिबेंचर्स की बात की गई है, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला लगना है, बड़ा वाला फॉर्मूला। कौन सा, बड़ा वाला फॉर्मूला, है ना। याद आ गया होगा कौन से वाले फॉर्मूले की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अपन को एक चीज और यहाँ पे बता के रखी है कि अपन को यहाँ पे डिबेंचर्स का प्राइस भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो भी अपन निकालें, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है भाई, है ना आपका। देखिए, KD इक्वल टू कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय n। इसका आ जाएगा रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2, है ना। तो क्या क्या चीजें अपन को दे के रखी है, इंटरेस्ट दे के रखा अपन को। देखिए, इंटरेस्ट 15% की बात की गई है, तो अपन मानते हैं फेस वैल्यू इसकी कितनी होगी, 100 होगी। तो अपना आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा। टैक्स टैक्स कितना दे के रखा है, टैक्स दे के रखा अपना यहाँ पे 35%। 35%, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं 0.35 प्लस रिडम्पशन वैल्यू। तो रिडम्पशन वैल्यू क्या है यहाँ पे, बताइए। रिडम्पशन वैल्यू, देख रिडम्पशन वैल्यू कुछ भी यहाँ पे नहीं बोल के रखा है, किस पे अपन रिडीम करेंगे, देख ले रहे हैं एक बार। हाँ, नहीं दे के रखा है किस पे रिडीम करेंगे, और कुछ भी नहीं दे के रखा है कि रिडम्पशन वैल्यू क्या है। कुछ पे अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखी, तो अपन मानेंगे 100 पे यहाँ पे रिडीम हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे अपन रिडम्पशन वैल्यू कितनी लिख देंगे, रिडम्पशन वैल्यू लिख देंगे 100। यहाँ पे नेट प्रोसीड अभी नहीं पता है, एन कितना है 11 ईयर डिवाइड बाय, यहाँ पे भी हो जाएगा 100 प्लस नेट प्रोसीड अभी नहीं पता डिवाइड बाय 2। तो अपन को यहाँ पे क्या निकालनी, नेट प्रोसीड भी यहाँ पे निकालनी है। अब कैसे निकलेगी नेट प्रोसीड, तो देखिए अपन को जो भी अपन इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं अपन 15 दे रहे हैं, मतलब 100 पर कितना दे रहे हैं 15 रुपीज का अपन क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन सिमिलर क्लास कितना दे रहे हैं 16% के यहाँ पे दे रहे हैं। तो प्राइस कैसे निकलेगा, प्राइस निकलेगा जो अपना 16% है, मतलब वो दे रहे हैं 100 पे अपना 16, है ना। 116 दे रहे हैं, तो अगर अपन 16 देते तो अपना प्राइस कितना होता, तो 15 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। तो ऐसे अपना क्या निकल के आ जाएगा, प्राइस यहाँ पे निकल के आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 16 इंटू 100।
तो इतना अपना यहाँ पे 93.75 यहाँ पे प्राइस निकल के आ गया कि अगर अपन सेम अगर 16% बड़ा हुआ इंटरेस्ट देंगे तो अपना शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इसका इंटरेस्ट इंटू 100 है ना, कि 15 डिवाइड बाय 16 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 100, मतलब 93.75 अपना यहाँ पे प्राइस रहेगा, तब जाके अपना सेम रिस्क क्लास का अपना इंटरेस्ट बच जाएगा। मतलब अगर अपन 93 पे अगर अपन 15% दे रहे हो तो 16% के यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे भी कर दे रहे हैं अगर आप चाहें तो, देखिए यहाँ पे हो जाएगा अपना, पर क्या निकालनी, नेट प्रोसीड यहाँ पे निकालनी है, नेट प्रोसीड निकालनी है। तो सबसे पहले अपना जो इंटरेस्ट है 15 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 93.75 ये अपना आ जाएगा। लेकिन एक चीज उन्होंने और बोली थी, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट उन्होंने क्या बोला था, किस पे निकलनी है, फ्लोटेशन कॉस्ट निकलनी है अपनी यहाँ पे फेस वैल्यू पे, इशू प्राइस पे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने अपन को स्पेसिफिकली यहाँ पे बोल दिया गया है ना, ये बोला है ना फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू कितनी 100 ये अपन ने एज्यूम करा है, और 100 पे अपनी कितनी निकलेगी 2%, इंटू 2%, तो ये अब यहाँ जाएगी 2, तो अपन इसमें से माइनस करेंगे। नेट प्रोसीड निकालने के लिए फ्लक्चुएशन कॉस्ट माइनस करनी पड़ती है, तो 100 माइनस 2% हो जाएगी 2, कितना हो जाएगा 91.75, नेट प्रोसीड आ गई अपनी। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए 91.75, यहाँ पे भी 19.75, बस सिंपल हो गया, बस और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना था। तो 15 इंटू 0.65 तो हो जाएगा 9.75, प्लस यहाँ पे 100 माइनस 91.75 डिवाइड बाई 11 0.75, यहाँ पे जाएगा अपना 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 95.875, यहाँ पे आ जाएगा 9.75 प्लस 0.75 तो हो जाएगा 10.50 डिवाइड बाई 95.875, तो यहाँ से अपना के डी भी निकल के आ गया। 10.50 डिवाइड बाई 95.875 तो कितना आ गया 10.95% यहाँ पे अपना के डी निकल के आ गया। ठीक है, अपन ने यहाँ पे चारों चीजें यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर ली, तो बस कुछ नहीं करना है, सर अपन को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जगह अपन इनकी वैल्यू पुट करनी है और अपना यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। के ई कितना आया था, के ई आया था अपना 18.5 और ये आया था अपना 18। प्रेफरेंशियर्स का कितना आया था, प्रेफरेंशियर्स आया था 14.28 और इसका कितना आया, इसका आया 10.95। ठीक है, बस इंटू कर दीजिए तो आ जाएगा अपना, यहाँ पे भी सेम 18.5 18 14.28 10.95, बस इंटू कर दीजिए और अपना यहाँ पे WC से निकल के आ गया 0.165 इंटू 18.5 11.37 कितना है 11.37 और यहाँ पे 8 हो जाएगा राउंड ऑफ करके 0.154 इंटू 18 तो हो जाएगा 2.772, यहाँ पे 0.343 इंटू 14.28 तो कितना आ रहा है 4.898। अब लास्ट वाले का 0.046 इंटू 10.95 तो यहाँ पे हो जाएगा 0.50, यहाँ पे 3 की जगह क्या आ जाएगा, 3 की जगह आ जाएगा 4 राउंड ऑफ करके। अब ऐड कर दीजिए 11.378 प्लस 2.772 प्लस 4.898 प्लस 0.504 तो कितना आ रहा है 19.55 यहाँ पे आ रहा है ना। अब इसका निकाल लीजिए 0.655 इंटू 18.5 तो 12.11 आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 7 की जगह 8 राउंड ऑफ करके, यहाँ पे 2 है ना ये। अब 0.164 इंटू 18 तो यहाँ पे आ रहा अपना 2.952, फिर 0.138 इंटू 14.28 तो आ जाएगा अपना 1.97, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब 0.043 इंटू 10.95 तो यहाँ पे 0.47 यहाँ पे 1 ऐड कर दीजिए तो इसका भी WC से निकल के
आ जाएगा, इसका भी आ गया, इसका भी यहाँ पे आ गया। निकालिए 12.118 प्लस 2.952 प्लस 1.971 प्लस 0.471 कितना आ गया? 17.51 यहाँ पे परसेंट आ गया। एक बार मैच कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 19.55 और 17.51। यहाँ पे कितना? 17.25 और 17.51। 17.51 अपना ये ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है ना, देख लेते हैं क्या हो गया यहाँ पे। 17.51 और यहाँ पे कितना आ रहा है? 17.29 आ रहा है ना यहाँ पे। मतलब थोड़ी सा अपन ने यहाँ पे मिस्टेक कर ली होगी, देख ले रहे हो एक बार। 17.29 आ रहा है यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं, वेट देख लें, वेट चेक कर लें। 120 डिवाइड बाई 195, तो अपना 0.615 ये भी ठीक है। 30 डिवाइड बाई 195, 0.154 ये भी ठीक है। 36 डिवाइड बाई 195, 0.18। अच्छा, ये यहाँ पे गलती हो गई है ना, ये गलती हो गई यहाँ पे। 0.185 है ना, और 9 डिवाइड बाय 195 ना, ये ठीक है। यहीं पे हो गई लग रहा है गलती। तो 36 इंटू 0.185 तो कितना आ गया? 6 एक मिनट, यहाँ पे अपना कितना था? प्रोफेंसियस का निकला था ये 14.28। ये क्यों मिटा दिया मैंने? 14.28 इंटू कर दीजिए, तो 0.185 इंटू 14.28 कितना आ रहा है? 2.642। अब ऐड करिए 11.378 प्लस 2.772 प्लस 2.642 प्लस 0.504, तो कितना है? 17.29 है ना, आ गया। 17.296% है ना। अब यहाँ पे अपना आ गया। थोड़ी बहुत गलती हो जाती, क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, देख सकते हैं आप। इतनी मतलब इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा रहती है, थोड़ी बहुत यहाँ पे माइनर मिस्टेक हो जाती है। यही तो है, अपन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत बार, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, इससे क्या हो कि एग्जाम में अपने गलती के चांसेस बिल्कुल ही यहाँ पे निल हो जाए, है ना। लेकिन एक बार आप मतलब यहाँ पे मेरी एक बात अच्छे से सुन लेना। और क्या करना है, एफएम का पेपर क्या होता है, बहुत लेंदी आता है। अगर इससे सिंपल आया, अगर इससे एफएम का पेपर अगर सिंपल आया, बिल्कुल सरल आया, तो बहुत लेंदी रहेगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करना, ट्राई करना कि जल्दी जल्दी करने का यहाँ पे ट्राई करना, है ना। अगर आप स्लो स्लो करेंगे तो आपका पेपर बनते हुए भी, बिल्कुल गौर से सुनना मेरी बात, यहाँ पे पेपर बनते हुए भी छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए बाद में रिग्रेट नहीं रहे, इसलिए क्या करना है अपन को कि पेपर को जल्दी जल्दी यहाँ पे सॉल्व करना है। तो मैं आपको समझा रहा था, इसलिए यहाँ पे इतना टाइम लग गया अपन को। अप्रोक्स 1 घंटा हो गया 2 क्वेश्चन में। यदि आप खुद से करेंगे तो ये क्वेश्चन अपने 10 से 15 मिनट में, और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में अपने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने किया, सबसे पहले अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपन ने इनका पैटर्न निकाला। फिर अपन ने पोस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स निकाले। फिर यहाँ पे अपन ने के आर ई निकाले, और अपन ने WCC निकाल दिया। इसका सेम ऐसे अपन को दोनों के WCC निकालने थे, बुक वैल्यू पे और मार्केट वेट पे। तो अपन ने यहाँ पे बुक वैल्यू निकाली, इनका वेट निकाला, फिर इसकी अपन ने मार्केट वैल्यू निकाली, इसकी इक्विटी और रिटेन अर्निंग किया, यहाँ पे अपन ने वैल्यू निकाली और इसका वेट निकाल लिया। फिर अपन ने यहाँ पे के कैलकुलेट किया, है ना। अपन ने यहाँ पे ग्रोथ निकाली इस वाले फॉर्मूले से, और ये मैंने स्टेप भी इसके करा दिए। फिर अपन ने के आर ई निकाला। इसमें क्या था कि अब इसमें अपन को फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे माइनस नहीं होनी थी। फिर अपन ने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाला, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाला, और यहाँ दोनों जगह पुट कर लिया, और यहाँ पर WACC निकल के आ गया।
आई होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहां जाके पूछ सकते हैं, वहां आपका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अपना अप्रोक्स 1 घंटे का हो गया, तो अपन अब जो अगले क्वेश्चन है नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, जब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना यहाँ पे ध्यान रखिए।